वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में काली बुआ का कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाबा अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने देखा दरवाजे के बाहर एक आकृति खड़ी है। उसे देखते ही वो बोले, तू यहां कैसे आई? मैंने तो तुझे। चुपचाप रह, मैं जो बोलती हूँ चुपचाप करता जा, ना तेरे घर में जो तेरी बेटी बीमार पड़ी है बचेगी नहीं। अजीब से सम्मोहन में फंसा वो बाबा उसके पीछे चल पड़ा। दोस्तों, तारानाथ का आजकल एक नया ठिकाना हुआ है, वो है लल्लू सिंह की चाय की दुकान। अब चारी तो अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई है और रमानाथ जो कि तारानाथ जी के नए नौकर साहब हैं, वो अभी छुट्टियों में गए हैं गांव। दिवाली, दुर्गा पूजा सब कुछ बीत चुका है। अब अकेले तारानाथ करे तो क्या करे घर में। हम लोग भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, मगर अक्सर हमारा भी जाना नहीं हो पाता है। इसलिए अब तारानाथ से मिलना हो तो लल्लू सिंह की चाय की दुकान सबसे मुख्य जगह हो गई है। शाम के समय यहाँ पर बैठती है लोगों की मंडली और इस मंडली में होती है कहानी कहें या उनके शब्दों में उनके साथ जीवन में घटी हुई कुछ सच्ची घटनाओं और सच्ची अनुभवों का आदान प्रदान। यहाँ पर है एक तरफ युवाओं का गुट जिसका नेता है शामू। शामू अक्सर ऐसी घटनाएं ले आता है कि भाई तारानाथ जी को भी सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है, मगर हमारे तारानाथ तो तारानाथ है, उनके आगे किसी के टिकने की हिम्मत कहाँ है। आखिर जीवन की बहुत सारे अनुभव जो है उनके पास। अब हम तो कभी सोच में पड़ जाते थे कि क्या ये सच्चे अनुभव हैं, मगर सुनने में बड़ा मजा आता था। अब श्रोताओं की संख्या बढ़ चुकी है। शाम ढले तारानाथ पहुंच जाते हैं यहाँ, और जिस दिन हम लोगों को समय मिलता है, मतलब मैं और किशोरी, हम भी पहुंच जाते हैं यहाँ। बस एक पैकेट पाशिंग शो और बाकी जो है चाय नाश्ते का इंतजाम तो लल्लू सिंह जी के यहाँ हो ही जाता है। आज भी वैसा ही एक दिन था। हम दोनों पहुंचे तो थे यहाँ पर, मगर क्या पता था कुछ समय बाद तेज बारिश शुरू हो जाएगी। लोड शेडिंग, जलती लालटेन, बाहर तेज बारिश और अंदर हम सब, कुल मिलाकर एक जबरदस्त सा वातावरण बन रहा था। सामने बैठे युवा दल के नेता श्यामू के चेहरे पर अलग ही चमक। कुछ देर पहले उसने एक जबरदस्त कहानी नहीं, अपने जिंदगी का अनुभव सुनाया। अब तारानाथ की बारी। सभी की नजरें तारानाथ पर ही जमी थी। श्यामू के चेहरे में एक अजीब सी हंसी, जैसे कह रहा हो, क्यों दद्दू कैसी थी? और तारानाथ की त्योरिया भी चढ़ी हुई थी, बेटा अभी मेरी बारी आनी बाकी है। सबने तारानाथ को देखना शुरू किया। बाहर पानी का जोर बढ़ता जा रहा था। समझ में आ रहा था अभी घर तो जाया नहीं जा सकेगा, तो बैठकर तारानाथ की बातें ही सुनते हैं। कच्चा दुकान काफी हद तक आसपास के छत से टपक रहे पानी से गीला हो रहा था। बाहर कच्ची ईंट की सीढ़ियों में से 2 सीढ़ियां डूब चुकी। पानी बहुत तेजी से गिर रहा था। अंदर लालटेन की रोशनी, पास ही जलता चूल्हा, उबलती चाय की खुशबू और तारानाथ का आगे बोलने। आज मैं तुम लोगों को बिल्लू की बात सुनाता हूँ। बिल्लू, वैसे तो बिल्लू से मैं सीधे संपर्क में नहीं आया था, मगर हाँ, इस घटना के अंत में मैं जरूर यहाँ पर आऊँगा, या कहे मैं गया था। तो बिल्लू की कहानी की शुरुआत होती है
कि देवेंद्रपुर गांव में वहाँ पर एक मास्टर साहब है, उनका बेटा बिल्लू अभी होगा यही कोई 18-19 साल का। ये तब की बात है जब वो काफ़ी छोटा था। उस समय अचानक बिल्लू की माँ की बहुत तबीयत खराब हुई। बहुत डॉक्टर वैद्य दिखाया गया, मगर तबीयत थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में बिल्लू की जिम्मेदारी कौन ले। घर में एक काली बुआ थी, बिल्लू के पिता की बहन। उसी की देखरेख में बिल्लू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। काली बुआ के बारे में गांव में ये बात प्रचलित थी कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। हुआ ये था कि काली बुआ की शादी अब जैसे उस समय होता था, एक उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ हो गई। घर परिवार अच्छा था, घर वालों ने ज्यादा कुछ देखा नहीं, शादी दे दी। काफी धनी परिवार से वो लोग। मगर बूढ़े महाराज कुछ ही दिनों में टैं बोल गए और काली के ससुराल वाले इतने दुष्ट थे कि उसे इस जायदाद में हक ना देना पड़े, इसके चलते चुपचाप उसे उसके पति के साथ सती करने की तैयारी कर रहे। वो तो सही समय पर काली का भाई वहां पहुंच गया और उसने सारा मामला पलट दिया और अपनी बहन को अपने साथ ले आया। मगर इस घटना ने काली के दिमाग पर असर डाला था। पर बिल्लू की देखरेख करते करते धीरे धीरे जैसे उसकी ये मानसिक व्याधि दूर हो रही। अब बिल्लू भी काली बुआ को छोड़कर एक पल को नहीं रहता था। नहाना, खाना, सोना सब कुछ काली बुआ के साथ ही होने लगा। पर बिल्लू की मां की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई। करीब 3-4 साल इसी तरह से बीत गए। बिल्लू अब थोड़ा बड़ा होने लगा। वैसे काली का और तो कोई शौक नहीं था, एक ही शौक था और वो था गांव के नदी तालाब में मिलने वाली छोटी मछली खाने का। बिल्लू अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। बुआ की ये इच्छा पूरी करने के लिए वो हरदम जुटा रहा था। उसे मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था, तो अक्सर दिन, दोपहर और यहाँ तक कि रात को भी हाथ में छिप लिए वो अपनी बुआ के लिए मछली पकड़ने निकल जाता था। और बुआ भी बेहद खुश थी। आहा, मेरा राजा बेटा मेरी इच्छाएं पूरी करता है। आहा, आज जी भर के इन मछलियों का झोल बना के खाऊंगी, मेरा बेटा। ऐसे समय में अचानक एक घटना घटी। बिल्लू के पिता को कहीं से एक ओझा के बारे में पता चला। दवाई पानी पर वो तो पानी की तरह पैसा खर्च कर ही चुके थे। उन्होंने सोचा एक मौका ये भी ले लिया जाए। ओझा साहब घर में आए और कुछ अजीब पूजा पाठ किया, परंतु आश्चर्य था, कुछ ही दिनों में बिल्लू की मां ने खाट छोड़ दिया। अब वो उठकर काम धाम करने लगी थी। परंतु बिल्लू जिस तरह से अपनी बुआ से चिपटा रहता था, मां ने भी कुछ कहा नहीं। वैसे भी कामकाज में बच्चे को संभाल पाना उनके लिए भी मुश्किल था। ऐसे में अगर कोई हाथ बटा रहा है तो बुरा क्या। बिल्लू अब भी अपनी बुआ के पास ही रह रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा, पर जिस तरह से बिल्लू दिन रात मछलियां पकड़ने निकल जाता था और बुआ कुछ बोलती नहीं थी, ऐसा तो मां अपनी आंखों से देखकर चुप नहीं रह सकती। एक दिन वो बुआ से बोल ही पड़ी। अच्छा ननन जी, बच्चे को थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। दिन रात कहीं भी आप उसे भेज देती हो, कल को कुछ हो गया तो। क्या बात कर रही हो भाभी, मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मेरे हाथ में दिया है तो चिंता मत करो, मैं उसे एक हिष्ट पुष्ट आदमी बनाकर ही तुम्हारे पास वापस भेजूंगी। हाँ, हिष्ट पुष्ट आदमी तो बना दोगी, मगर उसकी शिक्षा दीक्षा का क्या? अरे वो सब हो जाएगा भाभी, बच्चों को थोड़ी छूट भी देनी चाहिए।
अब ननन के आगे कुछ चलेगी नहीं ये सोचकर बिल्लू की माँ वापस जाने लगी, मगर जाते जाते धीरे धीरे उसके मुंह से निकल ही गया, अपनी औलाद तो हुई नहीं ना, इसीलिए दूसरे की औलाद को इस तरह से रात दिन कहीं भी भेजती रहती है, अपनी होती तो देखती। मगर बिल्लू की माँ ने ये बात ध्यान नहीं दी कि उसने जो कुछ भी कहा वो काली के कानों तक पहुंच गया था। काली जैसे सांप सी फुंकार उठी। क्या कह रहे हो भाभी? मैंने तुम्हारी औलाद अपनी औलाद कभी नहीं समझी, आज तुम इस तरह से बातें कर रही हो। और फिर बात एक दूसरे से धीरे धीरे झगड़े में परिणत हो गया और उस दिन काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद कुछ दिनों तक बिल्लू की माँ ने बिल्लू को उसकी बुआ के पास तक नहीं जाने दिया। कहते हैं इस दौरान उसकी बुआ के दिमाग की वो व्याधि काफी जोर मार गई और फिर अचानक आश्चर्यजनक तौर पर बुआ को बुखार ने पकड़ा और 7 दिन के अंदर ही उसने शरीर त्याग दिया। इस घटना से बिल्लू बहुत आहत हुआ था। गुमसुम सा बैठा रहता था, अक्सर रोता रहता, उसे बुआ की बहुत याद आती। पर माता पिता के समझाने बुझाने से धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब मछलियां पकड़ने का उसका शौक भी कम हो गया था। आखिर पकड़ता भी तो किसके लिए, खाने वाला कौन था। मगर इसके बाद एक अजीब घटना शुरू हुई। एक रात बिल्लू ने सपना देखा कि उसकी काली बुआ उसे बुला रही है। मिल्लू, मिल्लू बेटा, आ उठ के तो आ देख, बाहर बारिश हो रही है, तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं, मेरे लिए पकड़ के लाना। बिल्लू घबराकर चीख कर उठ बैठा। माँ के पास ही सो रहा था। पिछले कुछ समय से बच्चा जिस तरह से गुमसुम रहा था, माँ थोड़ा उसका ज्यादा ही ध्यान रखती थी। बिल्लू को इस तरह से उठते देखकर उसकी माँ भी चौंक पड़ी। क्या हुआ, कोई सपना देखा क्या? और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। घबराया बिल्लू सपना समझकर ही सो गया। मगर बात यहां तक नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद अचानक ही बिल्लू को ऐसा लगा रात में कि बुआ सचमुच ही से बुला रही है। मिल्लू, आ तो देख, तालाब में कितनी मछलियां आई हैं। बिल्लू हड़बड़ाकर उठ बैठा और माँ से बोला, माँ, बुआ की आवाज आ रही है। माँ ने समझाया, बेटा, तुम्हारी बुआ इस दुनिया से जा चुकी है, अब उनकी हमारे बीच कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें आवाज आ रही है वो तुम्हारा सपना है, समझे? बिल्लू माँ की बात समझा या नहीं समझा ये तो कहने की बात है, मगर हाँ, इसके बाद से गांव में आपत्ति दिखनी शुरू हो गई। गांव के तालाब की तरफ, जो कि बिल्लू के घर से थोड़ी ही दूरी पर था, एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था। रात में कई बार वहां पर लोगों ने सफेद साड़ी पहनी हुई एक आकृति को बैठे देखा है, जो बड़ी ही भयंकर रूप से हिलहिलाकर हंसती थी और तालाब में बह रही मछलियों को बड़ी ललचाई नजरों से देखती थी। गांव के ब्राह्मण पद्मनाथ ने इस बात पर पूरी तरह से ठप्पा लगा दिया था, क्योंकि उस रात एक गांव से पूजा करके लौटते हुए तालाब में हाथ पांव धोने गए थे और उन्हें भी दर्शन हुए थे उस प्रेतात्मा के। अरे राम 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 राम, क्या बताऊं, तालाब में मैं उतरा ही था कि कटहल के पेड़ पर जो देखा मैंने, हाय 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 हाय, वो तो कहो मेरी बुद्धि ने सही समय पर काम किया और अपना जनेऊ हाथ में लपेट कर मैंने गायत्री मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। राम 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 राम, बच गया, वरना सवेरे मेरी गर्दन टूटी हुई लाश तुम लोगों को तालाब में मिलती। इसके बाद से बिल्लू की माँ ने थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बेहद डर लग रहा था। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, रात में बिल्लू को अक्सर बुआ की आवाज सुनाई देने लगी। पर
बिल्लू इस बात से हमेशा ध्यान हटाने की कोशिश करता, क्योंकि माँ ने कहा था ये उसका सपना है। पर एक रात जैसे किसी सम्मोहन में बंद गया। बिल्लू उठ तो देख तो तालाब में कितनी मछलियां हैं। अपनी काली बुआ के लिए नहीं पकड़ेगा? बिल्लू उठ बैठा। अब की आवाज स्पष्ट उसके कानों में थी। घर वाले सो रहे थे। अब सपने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। वो उठकर धीरे से घर के बाहर आया और अपनी मछली पकड़ने की लकड़ी लेकर चल पड़ा मछलियां पकड़ने। तालाब के पास वो मछली पकड़ रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी पेड़ के ऊपर बैठी उस आकृति पर। उसकी हिलहिलाहट और उसकी आवाज बिल्लू के कानों में आई। बिल्लू पकड़ पकड़ मछली पकड़, ला दे अपनी काली बुआ को दे। बिल्लू सहम उठा। काली बुआ? वो काली बुआ के बुलाने पर यहाँ कैसे आ गया? माँ ने तो बताया था काली बुआ इस दुनिया से जा चुकी है। फिर वो किसे देख रहा है? ऊपर बैठी हुई आकृति का चेहरा भी अत्यंत भयंकर और डरावना था। वो थर थर कांपने लगा और फिर आओ देखा ना ताओ घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ पीछे से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। बिल्लू रुक जा। अपनी काली बुआ को छोड़ के कहाँ जा रहा है? भागता भागता बिल्लू रास्ते पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर घर वालों को जब पता चला कि बिल्लू घर में नहीं है तो खोजबीन शुरू हुई और तालाब के पास उसे बेहोश पाकर उसकी मां तो जैसे उससे लिपट कर रोने लगी। किसी तरह से उसे उठाकर घर लाया गया। बिल्लू के पिता ने सारी बात समझकर जल्द से जल्द किसी अच्छे तांत्रिक की खोज शुरू कर दी और खोज खत्म हुई बाबा हिरेन नाथ के पास। बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक थे। उस दिन शाम को बिल्लू घर की चौखट पर खड़ा था। घर के बाहर एक जटाधारी साधु सा इंसान बैठा था। आगे धुनी चल रही। कुछ मंत्र पढ़ते हुए वो धुनी में कुछ डाल रहा था, जिससे धुनी के धुआं और बढ़ जाता था। थोड़े समय यह सब होने के बाद उसने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने उस आत्मा को बांध दिया है। अब बच्चा क्या, घर के सभी लोग सुरक्षित है। निश्चिंत हो जाओ। बाबा काफी दूर गांव से आए थे, इसलिए उनके ठहरने के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। काली बुआ का कमरा खाली था। बाबा को वहीं सोने दे दिया गया। दिन भर का थका हारा पूरा परिवार रात्रि निंद्रा ले रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक काली बुआ का कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाबा अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने देखा दरवाजे के बाहर एक आकृति खड़ी है। उसे देखते ही वो बोले, तू यहां कैसे आई? मैंने तो तुझे। चुपचाप रह। मैं जो बोलती हूँ चुपचाप करता जा, ना तेरे घर में जो तेरी बेटी बीमार पड़ी है बचेगी नहीं। अजीब से सम्मोहन में फंसा वो बाबा उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते अचानक वो चौंक पड़ा। घर से थोड़ी दूरी पर उपस्थित तो खजूर के पेड़ के पास आकर वो खड़ा था। अभी भी सामने वो आकृति खड़ी थी। उस आकृति ने खजूर के पेड़ की तरफ इशारा किया। खजूर के पेड़ के जड़ को देखने से समझ में आ रहा था कुछ देर पहले ही यहां पर कुछ खोद कर गाड़ा गया है। जमीन आसपास से हल्की खुदी और एक जगह से उभरी हुई। बाबा बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं करेगा? तो
तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। असहाय सा वो बाबा जमीन खोदने लगा। थोड़ा सा खोदने के बाद ही एक पोटली निकल आई। उस पोटली को खोलने पर अंदर यज्ञ की भभूति और कुछ सामान था। उस प्रेत आत्मा के इशारे पर उसे तालाब में फेंक दिया गया। अगले दिन सुबह घर वालों को वो बाबा कहीं भी नहीं दिखा। खोजबीन करने से भी कुछ पता न चला, परंतु उस रात्रि से ही गांव में फिर से प्रेतनी का उत्पात बढ़ गया। बिल्लू की मां रात में उसे अपने सीने से लगाकर ही सोती थी, किसी भी हद से उसे अपने से अलग नहीं करती थी। दूसरी तरफ बिल्लू का रिश्ता एक जन से बढ़ता जा रहा था, वो था बाघा। एक दिन अचानक बिल्लू के घर के सामने एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा था, भूख से बिलबिला रहा था। बिल्लू ने उसे कुछ रोटियां डाल दी। बच्चा उसके बाद से बिल्लू के पीछे पीछे ही रहने लगा। घर वालों ने भी इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। अब बाघा बिल्लू का बहुत ही प्यारा दोस्त बन गया था। कुछ महीने इसी तरह से बीत गए। बाघा थोड़ा बड़ा हो गया था, बिल्लू पर जान छिड़कता, हमेशा उसकी चौकीदारी करता रहता, जैसे जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो। हमेशा बिल्लू को अपनी नजरों में ही रखता था। अचानक आई वो रात। उस दिन बारिश हुई थी। दूर जंगल में लोमड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी अनिष्ट के होने की उन्हें जानकारी पहले से थी। गांव में भी अजीब सा सन्नाटा फैला था। बिल्लू के घर की स्थिति देखे तो भी कुछ अच्छी नहीं थी। शाम ढल चुकी थी, मगर घर में दिया संध्या पूजन नहीं हुआ, न ही चूल्हा जला था। घर के लोगों को आज अजीब सी नींद ने पकड़ लिया था। बिल्लू के घर की नौकरानी रसोई में खाना पकाने तो गई थी, मगर बहुत ज्यादा नींद महसूस होने की वजह से वहीं सो गई। बिल्लू के पिता शाम को अपने आंगन के छत के नीचे बैठकर शतरंज खेला करते थे। आज भी शतरंज की बिसात बिछी थी, मगर सबको न जाने कैसी नींद आ रही थी कि सब वहीं सो गए थे। बिल्लू की मां भी कमरे में बिल्लू को अपने सीने से लगाए सो रही थी और बिल्लू भी। तभी अचानक एक आवाज ने बिल्लू की नींद तोड़ दी। बिल्लू, आ तो देख, तालाब में कैसी मछलियां हैं, अपनी काली बुआ के लिए पकड़ दे। अचानक बिल्लू की आंख खुल गई। वो सम्मोहन में जकड़ा सा उठकर बाहर जाने लगा। मछली पकड़ने की चीप उसने ली और एक झोला लिया और रात के अंधेरे में तालाब की तरफ चल पड़ा। अंधेरे में भी उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई सा दे रहा था और वो तेजी से तालाब की तरफ बढ़ रहा था। तालाब में छिप डालते ही मछलियां पकड़ी जाने लगी। बिल्लू एक पल को आश्चर्यचकित हुआ, आखिर इतनी जल्दी मछलियां कैसे पकड़ रहा है। कुछ ही देर में झोला मछलियों से भर चुका था। बिल्लू बेहद खुश हुआ, पर तभी चौंक पड़ा वो। ये मछलियां आखिर किसके लिए पकड़ रहा है वो? जिसने उसे यहां बुलाया है वो तो शायद, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी अचानक हवा में लहराती उस आकृति को देखकर उसका शरीर कांप उठा। काली बुआ का वो भयानक चेहरा और वो हवा में तैरता शरीर उसके बिल्कुल पास खड़ा था। नहीं, नहीं। और तभी
एक जोरदार धक्का महसूस हुआ उसे। उसका शरीर हवा में लहरा उठा। सामने तालाब का गहरा पानी था। जलकुंभी के पौधों ने अपना बसेरा किया हुआ था। पानी और जलकुंभी मिलकर एक दलदल सा निर्माण करते थे इस जगह। बिल्लू का शरीर लहराकर उसोरी जा रहा था। कुछ ही पलों में उसे साक्षात मौत दिखाई देने लगी थी, क्योंकि छोटा सा उसका वो शरीर जलकुंभी और पानी से बने उस दलदल में गिरते ही न जाने कब उसमें समा जाएगा और मृत्यु उसे अपने जबड़ों में समा लेगी। शायद उसके घर वालों को, उसकी माँ को इस बात का पता भी नहीं चल पाएगा। और वो माँ! उसके मुंह से एक चीख निकल गई। पर तभी आश्चर्यजनक एक घटना घटी। बिल्लू का पानी की तरफ गिरता शरीर एक झटके में ही जैसे वापस जमीन की तरफ आने लगा और फिर एक जोरदार झटके से वो तालाब के पास की सख्त जमीन पर गिर पड़ा। असल में हुआ ये था कि बिल्लू जब तालाब की तरफ आ रहा था तो बाघा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और बिल्लू को तालाब में गिरता देखकर उसने अपने मजबूत जबड़ों से बिल्लू की पैंट पकड़कर एक जोरदार खींच मारी थी, जिसकी वजह से बिल्लू का शरीर तालाब में न गिरकर जमीन पर आ गया था। दूसरी तरफ बिल्लू के घर वाले भी जग गए थे। सब दौड़े दौड़े तालाब की तरफ आए और बिल्लू को वहां बेहोश पाकर उसे गोद में उठा ली। वास्तव में घर वालों का तालाब तक पहुंचना भी बाघा की ही देन थी। बिल्लू जैसे ही तालाब की तरफ निकला, बाघा ने घर में बहुत ही शोर मचाना और उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर और सूझबूझ के चलते सभी घर वालों की नींद टूटी। पर इस घटना के बाद से एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। बाघा को फिर कभी गांव में कहीं नहीं देखा जा सका। उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इसी दौरान मैं उनके गांव के पास ही के गांव में उपस्थित था। जब बिल्लू के पिता ने मेरे बारे में जाना तो मेरे पास हाथ जोड़े पहुंच गए। मैं जब उनके गांव में पहुंचा तो सारी परिस्थिति का आभास हुआ और मैंने जाना कि उस साधु ने पूजा करते हुए एक छोटी सी त्रुटि रख दी थी, जिसकी वजह से बिल्लू की काली बुआ, जो इस समय निशी प्रेतनी बन चुकी थी, उसे फिर से छूटने का मौका मिल गया और उस साधु ने अपने प्राण गंवाए। मैंने प्रेतनी नाशक यज्ञ किया उस गांव में और बहुत जल्द उस प्रेतनी को मुक्ति दिला दी। इसके बाद गांव में फिर किसी भी तरह से कोई भी उत्पात नहीं हुआ, परंतु बाघा कहाँ गया ये सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया। तारानाथ की कहानी खत्म हो चुकी थी। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी। हम सभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। युवा दल के नेता श्यामू के चेहरे में हवाइयां उड़ रही। तारानाथ की कहानी ने उसकी कहानी को काफी हद तक ठंडा कर दिया था। सब उठने लगे। मैं और किशोरी भी घर को जाने लगे। कल श्यामू की बारी है। सुनना पड़ेगा ये लड़का तारानाथ से अच्छी कहानी सॉरी अच्छी जीवन की घटना बताता है या तारानाथ इज द बेस्ट